सो हेलो एवरीवन, होप सो तुम सब अच्छे हो। और आज हम लोग सेल इन वन शॉट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक ही वीडियो में सेल को लेकर जितने सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तुम्हारे जितने सारे टीचिंग एग्जाम्स हो गए, सीटेट हो गया या फिर स्टेट का कोई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया या फिर टीजीटी साइंस को लेकर केवीएस में हो गया, एनवीएस में हो गया या फिर डी ट्रिपल एस बी में हो गया या फिर रेलवे का ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम्स हो गए। ठीक है, तो सेल को लेकर जितने सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं या फिर इससे लेकर वन लाइनर जितना बन सकता है जो ट्रेंडिंग में अभी चल रहे हैं, वो सारे को सारे हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के बेसिस पे कवर अप करेंगे। तो ये पूरा नोट्स तुम्हारे चैनल पे अवेलेबल रहेगा और तुम लोग एक एक चीज़ नोट करते चलो और इसको हम लोग क्या करेंगे, धीरे 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 कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट द सेशन। पहला बात क्या बोल रहा है, सेल। ठीक है, तो सेल क्या होता है? सेल इज नथिंग बट द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोल रहा है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। बेसिक स्ट्रक्चरल क्यों बोल रहा है? स्ट्रक्चरल इसीलिए बोल रहा है क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। क्या है इनके पास? एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मतलब या फिर कोई ओवल हो सकता है, कोई ओवल शेप का हो सकता है, कोई स्पेरिकल शेप का हो सकता है। ठीक है, नहीं तो फिर कोई ब्रांच्ड हो सकता है या फिर कोई अनब्रांच्ड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अनब्रांच्ड भी हो सकता है। डिफरेंट सेल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं, शेप्स एंड साइज होते हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल। बेसिक स्ट्रक्चरल मींस लेट सपोज हम लोग कोई एक मकान बना रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो मकान बना है किससे बना हुआ है? ब्रिक्स से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? ब्रिक्स से बने हुए हैं। ये जो इंडिविजुअल ब्रिक्स ज्वाइन हो होकर एक मकान बना है, ये जो मकान बना है, तो मुझे बताओ ये इंडिविजुअल ब्रिक्स अगर नहीं होते, ये इंडिविजुअल ब्रिक्स नहीं होते तो क्या ये पूरा घर बन पाता? नहीं बन पाता। दैट मीन्स ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। इस बेसिक स्ट्रक्चर को जोड़ जोड़ के हमने पूरा का पूरा घर बनाया हुआ है। फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है ना, ये एक एक बेसिक स्ट्रक्चर का एक एक इंडिविजुअल क्या है, फंक्शन है। दैट्स वाई द सेल इज नोन एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या हुआ, अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के बारे में बात करें, हम लोग किसके बारे में बात करें? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो पहला क्या आता है, सबसे जो बेसिक यूनिट क्या है? सेल। और सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल मिलने से क्या बनता है? मिलने से क्या बनता है? हम लोग के पास क्या बनता है? टिश्यूज बनते हैं। क्या बनते हैं? टिश्यूज। और सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन लाइट लेट सपोज ये क्या बना है? क्या ऑर्गन बना है? स्टोमक बना है। ठीक है, या फिर क्या बना है? हार्ट बना है। ये क्या है? एक एक ऑर्गन है। पहले क्या है? पहले क्या है? सेल। सेल से क्या बना? टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन। फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन्स का सिस्टम मिलने से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम का क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं? तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ये क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। और क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो बहुत सारे सिस्टम मिलने के बाद एक क्या बनता है? फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी बनता है। आया यहां तक समझ में? नेक्स्ट, ये जो सेल है, ये सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ है? ये जो सेल का डिस्कवरी हुआ है वो साइंटिस्ट ने किया था। उनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। क्या था उनका नाम? उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक करके नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसका डिस्कवरी किया था? सेल का। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक दिन मतलब इवनिंग का टाइम था और उन्होंने क्या, कहाँ पे गया? एक दारू के ठेके पे गए। ठीक है, और वहां पे वो क्या पी रहे थे? दारू पी रहे थे। वो जो दारू पी रहे थे ना, वो जो बोतल था, ये जो बोतल था, ये बोतल का जो ऊपर में क्या लगा हुआ था? कॉर्क से बंद था। ये किससे बंद था? कॉर्क से। किससे बंद था? कॉर्क। ये जो कॉर्क था, ये क्या है? कॉर्क सेल होता है। ये कॉर्क सेल कहाँ से बना हुआ होता है? प्लांट प्रोडक्ट है। क्या है? कॉर्क सेल प्लांट प्रोडक्ट है। ये जो कॉर्क सेल को उन्होंने लेकर आया था अपने पॉकेट के अंदर, जैसे ही लेकर आया लैब के अंदर, तो लैब के अंदर देखा कि उनका जो सिंपल माइक्रोस्कोप था, उनके अंदर जब स्टडी किया तो इस छोटा सा स्लाइस लिया कॉर्क सेल का। ये लेट सपोज ये पूरा का पूरा कॉर्क है, ये पूरा का पूरा कॉर्क का इन्होंने एक छोटा सा स्लाइस लिया और इस छोटे से स्लाइस को लेकर किसके अंदर ऑब्जर्व किया? माइक्रोस्कोप के अंदर। किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर। और माइक्रोस्कोप के अंदर जैसे ही ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? एक हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और ये हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहे थे, एक एक यूनिट को उन्होंने ईच यूनिट का नाम क्या दे दिया? सेल।
क्या दे दिया, सेल। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने किसके ऊपर स्टडी किया था, कॉर्क सेल के ऊपर स्टडी किया था। और ये जो डिस्कवर किए थे वो कैसा टाइप का सेल था, एक डेड सेल था। किस टाइप का सेल था, डेड सेल। जो पहला डिस्कवरी हुआ है सेल का, किसके ऊपर हुआ है, एक डेड सेल के ऊपर हुआ है। और जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉइंड किया था टर्म सेल, वो कौन थे, साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ओके, नेक्स्ट क्या है, लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया पहले, तो एंटोनी वॉन लीवनहुक। एंटोनी वन लीवनहुक ने पहले 1674 में क्या डिस्कवर किया, फास्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया। ठीक है, और क्या क्या डिस्कवरीज हुआ है सेल को लेकर, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया डिस्कवर, फिर सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो पहला उन्होंने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस। क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ सेल। क्या है ये न्यूक्लियस, क्या था, मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, ये पूरा सेल का जो मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, कौन होता है, न्यूक्लियस। तो पहले न्यूक्लियस को किन्होंने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, उसके बाद कौन साइंटिस्ट है, पुरकिंजे इन 1839 उन्होंने क्या किया, कॉइन किया, टर्म किया, दे कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट द लिविंग कंटेंट और लिविंग फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल। लिविंग फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म किस किस से बना हुआ है वो हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। प्रोटोप्लाज्म का मतलब इतना ही होता है, लिविंग फ्लूइड कंटेंट ऑफ ए सेल। जो सेल होता है उसका जो लिविंग पार्ट जितने होते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद 3 इंडिविजुअल साइंटिस्ट है, एक है मैथियस क्लेडिन, उसके बाद थियोडर स्कॉन एंड रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मैथियस क्लेडिन ने क्या किया, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, एंड थियोडर स्कॉन ने क्या बोला कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो इस बात से हम लोग को पता चलता है, ये जो स्क्लेडिन थे, ये स्क्लेडिन एक क्या थे, एक जर्मन बोटनिस्ट थे। क्या थे, जर्मन बोटनिस्ट। सर आपको किससे पता चला, बोटनिस्ट किसको बोलते हैं, जो प्लांट के ऊपर स्टडी करते हैं, और इन्होंने किसके ऊपर स्टडी किया है, प्लांट के ऊपर स्टडी किया है। दैट मीन्स मैथियस क्लेडिन क्या है, एक जर्मन बोटनिस्ट है। और ये जो थियोडर स्कॉन है, ये थियोडर स्कॉन ने किसके ऊपर स्टडी किया था, एनिमल सेल के ऊपर, इसीलिए क्या थे, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। क्या थे, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और मैथियस क्लेडिन क्या थे, जर्मन बोटनिस्ट। और ये दोनों ने मिलकर क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था। ये दोनों ने मिलकर क्या दिया था, सेल थ्योरी। ठीक है, और उसके बाद कौन है, आर विर्चो, दैट रुडोल्फ विर्चो इन द ईयर 1855 उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने एक्चुअली में जो स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट बताया था, ओमनी सेलुले ए सेलुले। ठीक है, ओमनी सेलुले ई सेलुले, ओमनी सेलुले ई सेलुले, ये एक ग्रीक टर्म था। ठीक है, इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग ये था, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल ने डिवाइड करके 2 सेल्स बने, फिर ये 2 सेल से फिर ये सेल डिवाइड हुआ, इससे फिर क्या बने, 2 डॉटर सेल बने। ऐसे धीरे धीरे सेल बढ़ते हैं। जैसे सेल बढ़ते जाते हैं, कोई अगर क्वांटिटी बढ़ता जाता है, सेल बढ़ेगा तो उससे क्या बनेगा, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, फुल्ली डेवलप्ड बॉडी। तो इन्होंने ये तीनों मिलकर एक सेल थ्योरी दी है, लेकिन स्पेसिफिकली जो रुडोल्फ विर्चो हैं, इन्होंने क्या दिया है, मॉडर्न सेल थ्योरी। इन्होंने क्या दिया, मॉडर्न सेल थ्योरी। कभी कभार हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, सेल थ्योरी किसने दिया है, मैथियस क्लेडिन एंड थियोडर स्कॉन, लेकिन जो मॉडर्न सेल थ्योरी है इसको कौन दिया है, रुडोल्फ विर्चो ने दिया है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ बच्चों, यहां तक नोट करो, देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देख लो, अच्छे से देख लो क्या लिखा है यहाँ पे। ये क्या है, तो जो मॉडर्न सेल थ्योरी था वो क्या बोल रहे थे, ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दैट मीन्स जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल डिवाइड होकर क्या बनते हैं, डॉटर सेल। आया समझ में, दैट मीन्स पेरेंट सेल ही डिवाइड होकर ना डॉटर सेल बना। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये हमारा कौन सा सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है। लेकिन ये जो सेल्स हैं ये क्या है, न्यू सेल। ये न्यू सेल्स किससे आए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं। यही बात किसने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें कुछ बातें नोट करना है। देखो क्या बोल रहा है,
organisms show different cell numbers, organisms show different cell numbers, shape and size. एवरी जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो इंडिविजुअल सेल होते हैं, हर एक सेल का, सारे ऑल सेल्स का सेम साइज नहीं होता, सारे सेल का सेम साइज कभी भी नहीं होता। आया समझ में? तो अलग अलग सेल्स का अलग अलग साइज होता है एंड अलग अलग शेप होते हैं, सारे के शेप भी सेम नहीं होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स भी सेम नहीं होते हैं। वे ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेल नंबर भी वेरी करते हैं, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म शेप ऑफ सेल्स भी वेरी करते हैं, एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म द साइज ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरी। है समझ में? अगर कोई प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हो गया, पुराना ऑर्गेनिज्म हो गया, तो कैसा रहेगा? वो कैसा रहेगा? उसका सेल्स बहुत छोटा रहेगा, उनके स्मॉल सेल्स रहेंगे, यूनिसेलुलर होंगे। लेकिन हम जैसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, एडवांस ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग है, हमारा सेल्स क्या रहेंगे? लिटिल बिट बिगर देन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिकॉज वी ऑल आर मल्टी सेलुलर। तो क्या बोल रहा है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर। सेल नंबर के बेसिस पे कितने टाइप के सेल्स हैं देखते हैं, चलो कितने टाइप के सेल्स हैं। पहला बात तो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अनदर वन इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, व्हाट इज यूनी? यूनी मीन्स वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर मीन्स मोर देन टू या फिर टू से ज्यादा, दैट मीन्स क्या हो गया? मल्टीसेलुलर। मल्टी मीन्स मोर देन टू। है समझ में? ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल को हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या है? माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या होता है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये माइकोप्लाज्मा जो होता है ये क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। क्या है ये? एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ठीक है। उसके बाद पारामीशियम हो गया, एमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, अदर बैक्टीरिया हो गए, या फिर क्लामाइडोमोनास हो गया। क्लामाइडोमोनास एक किसका एग्जांपल है? ये एक एल्गे का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? एल्गे का एग्जांपल है। ये सारे के सारे क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। है समझ में? उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। वन सेल मतलब मोर देन वन सेल मतलब टू सेल। टू सेल हो गया, या फिर टू से जितने ज्यादा हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जितना ज्यादा होते जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते जाएंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसका एग्जांपल क्या है? प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, एंड वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर व्हाट? वी आर व्हाट? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। या फिर डॉग हो गया, जितने सारे मैमल्स हो गए, ठीक है, मैमल्स हो गए, या फिर कोई रेप्टाइल्स हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट किसके बारे में बोल रहा है? वेराइटी ऑफ सेल शेप एंड साइज। सेल शेप एंड साइज कैसे वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म? देखो, अगर हम लोग ह्यूमन बींग का बात करें, ओवम का जो शेप होता है कैसे होता है? ओवम का जो शेप होता है कैसा होता है? स्पेरिकल होता है और बहुत छोटा होता है। लेकिन इसी केस में अगर हम लोग मसल सेल का स्टडी करें, हमारा जो मस्कुलर सेल्स हैं उसके बारे में स्टडी करें, तो ये कैसे होते हैं? ये एकदम फ्लेक्सिबल होते हैं। ये एकदम क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। और कैसा इनका शेप होता है? स्पिंडल शेप्ड होता है। स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड मीन्स पॉइंटेड एट एंड। पॉइंटेड एट एंड। एंड पे अगर ये पॉइंटेड एंड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप। अगर हम लोग स्पर्म सेल के बारे में बात करें, इसका एक हेड होता है, दूसरा क्या होता है? टेल। और ये जो स्पर्म होता है ये क्या होता है? मोटाइल होता है। क्या होता है? मोटाइल होता है। एंड ओवम आर जनरली नॉन मोटाइल। क्या होता है? नॉन मोटाइल। सर ये मोटाइल एंड नॉन मोटाइल मतलब क्या होता है? मोटाइल मीन्स दो सेल्स विच कैन मूव। ये क्या कर सकता है? एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है, लेकिन ये मूव नहीं कर सकता है। अब दूसरा सेल के बारे में अगर हम लोग देखें, इन सबको कंपेयर करें, तो देखो न्यूरॉन। न्यूरॉन किस में प्रेजेंट होता है? दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। विच सिस्टम? नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम का जो सबसे बेसिक यूनिट है क्या है? न्यूरॉन। ये न्यूरॉन कैसा है? इलोंगेटेड है और ब्रांच्ड है। ब्रांच्ड भी है, ये लॉन्ग भी है, उसके साथ साथ क्या है? ब्रांच्ड भी है। तो उसके बाद क्या याद रखना है? लार्जेस्ट लिविंग सेल क्या है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग सबसे लार्जेस्ट लिविंग सेल है, और सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? माइकोप्लाज्मा, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरो। क्या बोलते हैं? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। है समझ में? या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। और ये जो माइकोप्लाज्मा होता है इसमें क्या होते हैं? सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। ये कभी कभार क्या करता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत जगह पे पूछा गया। चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट वी विल मूव टू द सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब जब हम लोग सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, मैं जो डायग्राम बनाया हूँ इधर, ये कौन सा सेल है? ये एक्चुअली में हमारा कौन सा सेल है? प्लांट सेल। ये हमारा कौन सा सेल है? ये पर्टिकुलर डायग्राम जो बना है, ये जो फिगर बना है, ये किसका फिगर बना है? एक प्लांट सेल का डायग्राम बना है। आया समझ में? अच्छा, प्लांट सेल अलग होते हैं एंड डिफरेंट एनिमल सेल अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं ये हम लोग एट द एंड ऑफ द चैप्टर जानेंगे, कैसे अलग अलग है। पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी करते हैं। सेल स्ट्रक्चर के बारे में जब भी स्टडी करें, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये हमारा क्या है? ये हमारा मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग पार्ट ऑफ आवर सेल इज न्यूक्लियस, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है? ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम। ये कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। कैसा होता है ये? कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। कैसा फॉर्म में होता है? कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। एकदम सिंकूड़ सा गया, पूरा अंदर पैक्ड होकर है क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल, ओके। क्या प्रेजेंट होते हैं? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर क्या बोलते हैं? ईआर। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो दाना दाना ये लगा हुआ है, ये दाना लाइक स्ट्रक्चर, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फिर बीड्स लाइक स्ट्रक्चर जो लगे हुए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअली में राइबोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। जिधर राइबोसोम्स लगा होता है उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिधर राइबोसोम्स नहीं लगा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको इन डिटेल हम लोग आगे आगे क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। और इस न्यूक्लियस के तरफ जो फेस करता हुआ ऑर्गेनेल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडीज, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्गी एपैरेटस। क्या बोलते हैं? गोल्गी एपैरेटस भी बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है ये हमारा एक्चुअली में है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? इसका लेवलिंग नहीं किया गया है, मैं कर देता हूं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। ये क्या करता है? प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। जितने सारे सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं, सेल के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज होते हैं, वो सारे एक्टिविटीज को कौन प्रोवाइड करता है? एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। हम लोग को दौड़ना होगा, सोना होगा, भागना होगा, खाना होगा, कुछ भी करना होगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए हम लोग क्या लेते हैं? ग्लूकोज। इसी तरह सेल को भी एनर्जी चाहिए, तो सेल को एनर्जी कहां से मिलता है? एटीपी से मिलता है। और एटीपी कहां पे होता है? एटीपी इज प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद ये जो लार्ज बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है? वैक्यूल। जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल अपना जितने भी वाटर हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए, वेस्ट सब्सटेंस हो गया, जो बेकार चीजें हो गए, वो सारा का सारा चीज किसके अंदर भर के रखते हैं? वैक्यूल के अंदर, ठीक है। और ये जो वैक्यूल का जो बाहर वाला मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? टोनोप्लास्ट। और सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है प्लांट सेल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल, व्हिच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये कहां पे एब्सेंट होता है? एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। क्यों? देखो, क्या प्लांट दौड़ सकता है? क्या प्लांट भाग सकता है? नहीं भाग सकता है। अगर फॉर एग्जांपल उसके सेल के ऊपर कोई अटैक कर रहा है या फिर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन को कैसे रोकेगा? ये जो सेल वॉल होता है, ये एक्चुअली में क्या होता है? बहुत रिजिड होता है। क्योंकि ये रिजिड होता है, तो ये क्या करता है? जितने सारे बैक्टीरिया आते हैं या फिर कुछ भी चीजें आते हैं, ये क्या करता है? उनको रोकता है। है समझ में? और इसके पास कोई शुगर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर सेल वॉल के पास कोई शुगर प्रेजेंट होगा ना, उसके ऊपर अटैक कर देंगे, तो अटैक करेंगे, कौन अटैक करेंगे? बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिनको क्या चाहिए? शुगर का जरूरत है। इसीलिए सेल वॉल के पास कभी भी कोई शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। ये भी क्या होता है? इट इज ऑल्सो एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये किसमें एब्सेंट होता है? एनिमल सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन लीव्स दिख रहे हैं, ग्रीन लीव्स किस लिए दिख रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट है? क्लोरोफिल इसी प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट है। तो मुझे बताओ, क्या ह्यूमन बीइंग ग्रीन कलर के दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। दैट मीन्स हम लोग हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, मतलब एनिमल सेल के अंदर क्या नहीं है?
क्या नहीं है, प्लास्टिड नहीं है। और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल खराब हो गया या फिर टूट गया या फिर मतलब लेट सपोज पूरा का पूरा सेल डैमेज हो गया, तो ये लाइसोसोम क्या करता है, ये अपने ही सेल को क्या कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है और खा जाता है और सबको मार देता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये जो लाइसोसोम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो सेल है, इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड। इसी फ्लूइड के ऊपर ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो वो फ्लूइड का नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, जिसमें से कि क्या होता है, इसमें 90% क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होते हैं। चलो उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट और डिस्कस अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जो टीनी टीनी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इनके ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये सेल के अंदर, इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स। मतलब सेल के ऑर्गन्स, सेल हो गया, सेल के अंदर उसका फंक्शनिंग के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। लेकिन सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग एक चीज डिस्कस करते हैं बहुत बार, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अबाउट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सीटेट हो गया या फिर केवीएस एनवीएस का एग्जाम में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन कौन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स आर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी बॉडी आता है, लाइसोसोम आता है, वैक्यूल आता है। आया समझ में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ऑल दीज फोर कंबाइन टू गिव द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो कौन कौन नहीं होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और कौन नहीं होता है, प्लास्टिड भी नहीं होता है। ये प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, ये अच्छे से याद करके जाना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। उसके बाद जब सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करते हैं, तो सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और कुछ मेम्ब्रेनलेस होते हैं, जिसके पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो क्या क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। चलो, सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन के जितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स है क्या क्या है, एक तो है वैक्यूल, दूसरा है गोल्गी बॉडी, फिर लाइसोसोम, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन। इसके पास एक ही बाउंड्री है। ठीक है, एक लेयर का बाउंड्री है। डबल मेम्ब्रेन किस में है, न्यूक्लियस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है और प्लास्टिड में। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेनलेस क्या है, न्यूक्लियर लॉस। देखो, न्यूक्लियर लॉस इज नॉट इक्वल टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक चीज प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, न्यूक्लियर लॉस। तो न्यूक्लियर लॉस एंड न्यूक्लियस आर टू डिफरेंट थिंग। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन न्यूक्लियर लॉस क्या होता है, मेम्ब्रेनलेस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेनलेस। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सेंट्रियोल या फिर दूसरा भाषा में इसको बोल सकता है सेंट्रोजोम। ये जो सेंट्रोजोम है ये किसमें, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये किसमें प्रेजेंट होता है, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन लेस कौन कौन होते हैं, राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल। और इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, दिल्ली एनसीआर। क्या है, दिल्ली एनसीआर। एन फॉर न्यूक्लियर लॉस, सी फॉर सेंट्रियोल, आर फॉर राइबोसोम। ठीक है, ये हमारा ट्रिक हो गया। कैसे याद रखेंगे, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल कौन कौन है, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में एन आ जाएगा न्यूक्लियर लॉस, सी आ जाएगा सेंट्रियोल, और आर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। नेक्स्ट मैं बताया था ना, अभी जस्ट हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर प्रोटोप्लाज्म और व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। लिविंग व्हिच कंटेंट, फ्लूइड कंटेंट। लिविंग फ्लूइड कंटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म किस किस से बना हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये तीनों चीजें मिलने से हम लोग का क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। और प्रोटोप्लाज्म कैसा है, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल है। आया समझ में। नेक्स्ट क्या है, हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात किए, उसके बाद सेल वॉल। सेल वॉल किस किस से बना हुआ है, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल का अलग अलग कंपोजिशन है। मतलब ये जो सेल वॉल है किस किस केमिकल से या फिर किस किस सब्सटेंस से बना हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। सेल वॉल तो पहला बात है कैसा है, नॉन लिविंग है और रिजिड है। रिजिड क्यों है, बिकॉज इट विल प्रिवेंट
इट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करेगा, बैन करेगा। दैट मीन्स ये क्या करेगा, इट विल प्रिवेंट इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि प्लांट तो दौड़ नहीं सकता है, और सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में। प्लांट तो दौड़ नहीं सकता मतलब खुद को खुद कैसे प्रोटेक्ट करेगा, उसका सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्म्स द आउटर लेयरिंग कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लेट सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या होता है, सेल वॉल, है समझ में। और ये सेल वॉल कैसा होता है, रिजिड होता है। रिजिड मीन्स इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, है समझ में। चलो नेक्स्ट, उसके बाद प्रोवाइड शेप टू द सेल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई पूछ लेगा कि which of the following प्रोवाइड शेप टू द सेल, सेल को शेप कौन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, याद रखे रहो, कौन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल। है समझ में। अब सेल वॉल किस किस से बना हुआ है, प्लांट्स में सेल वॉल किससे बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। बैक्टीरिया में किससे बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन हो गया, मैनन्स हो गए, गैलेक्टेंस हो गए, ये सब किसका बनाते हैं, बैक्टीरिया का बनाते हैं। और फंगाई का सेल वॉल किससे बना हुआ है, काइटिन से। किससे बना हुआ है, काइटिन से। ये तीनों चीज तुम लोग को याद रखना होगा। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना है, दैट मीन्स जो प्लांट को खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स किसको बोलते हैं, जो एनिमल्स किसके ऊपर फीड करते हैं, सेलुलोज के ऊपर। फॉर एग्जांपल काव हो गया, क्या खाता है, ग्रास। क्या खाता है, ग्रास। और ग्रास में सबसे ज्यादा कंटेंट किसका है, सेलुलोज का। और जो सेलुलोज डाइजेस्ट कर पाते हैं उस टाइप के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। और ये क्या होता है, इनको बहुत टाइम चाहिए होता है डाइजेस्ट करने के लिए। सेलुलोज को डाइजेस्ट करना एक इजी काम नहीं है, एक टफ टास्क है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है समझ में। और जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया ऑल्सो कंटेन्स सेल वॉल, लेकिन उसमें क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। और फंगाई में क्या प्रेजेंट होता है, काइटिन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल हो गया, सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट था, ये देखो, ये हमारा सेल वॉल। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो आउटर कवरिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल तो रिजिड था, लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली में क्या है, फ्लेक्सिबल है। क्या है, ये फ्लेक्सिबल है। और ये सेल वॉल क्या है, रिजिड है। क्या है, रिजिड है। और सेल वॉल सिर्फ किस में प्रेजेंट है, ओनली इन प्लांट। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज एनिमल। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लांट में भी प्रेजेंट है और एनिमल में भी प्रेजेंट है समझ में। उसके बाद देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस से बना हुआ है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। मोर पर्टिकुलरली ये किस लिपिड से बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड। किससे बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड। और ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, पोलर हेड है। ये क्या है, पोलर हेड है। और ये हमारा क्या है, नॉन पोलर टेल है। इतना तुम्हें इन डिटेल तो जानना नहीं है, सिर्फ इतना बात जान के रखो कि ये किस तरह से बना हुआ है, एक बाइलेयर बना हुआ है, दोनों लेयर से, जिसके ऊपर क्या है, लिपिड के ऊपर प्रोटीन क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। और इस टाइप का मॉडल कौन दिया था, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल किसने लाया था, सिंगर एंड निकलसन। टू डिफरेंट साइंटिस्ट, सिंगर एंड निकलसन गिवन द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सिंगर एंड निकलसन कौन सा मॉडल लाए थे, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और वो किसके साथ रिलेटेड था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्कवरी के साथ रिलेटेड था। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डिस्कवरी हुआ है या फिर उसके ऊपर जो स्टडीज हुआ है वो पहले किसके ऊपर हुआ है, आरबीसीज के ऊपर हुआ है, रेड ब्लड सेल के ऊपर, उसके ऊपर स्टडी किया गया टू गेट द आइडिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो आरबीसी होता है, आरबीसी के बारे में एक इंफॉर्मेशन याद रखना, आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अगर कोई भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए न्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं, ए न्यूक्लिएटेड। इसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है इसमें प्रोटीन कितने परसेंट होते हैं, 52% प्रोटीन। कितने परसेंट प्रोटीन, 52% प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं,
प्रोटीन, और लिपिड कितना परसेंट होता है, 40% लिपिड प्रेजेंट होता है। इतना तुम्हें याद रखना होगा, प्रोटीन कितना परसेंट है, 52%, और लिपिड कितना परसेंट है, 40%। और क्या याद रखेंगे, कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये लेट सपोज सेल है, ये सेल के अंदर कौन सा सब्सटेंस एंट्री करेगा या फिर कौन सा सब्सटेंस एग्जिट करेगा, ये सबको कंट्रोल कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल कंट्रोल नहीं करता है, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये सारा सब्सटेंस को अलाउ नहीं करता है अपने अंदर, ये सारा सब्सटेंस को जो भी कुछ आ गया सेल के पास वो सबको सब अलाउ नहीं करेगा। जितना नीड होगा और जो सही होगा सेल के लिए उसी को ही बस अलाउ करेगा, ठीक है। और ये कैसा होता है, सेमी परमिएबल एंड फ्लेक्सिबल। सेमी परमिएबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम्हें याद रखना होगा। ओनली सिलेक्टिव मटेरियल्स अलाउड टू एंट्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अगर तुम लोग आइडिया रखते हो तो इससे तुम्हारा क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। पहला बात तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बना है। कौन सा लिपिड से बना है, फॉस्फोलिपिड से बना है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में क्या क्या होते हैं, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है। प्रोटीन कितना परसेंट होता है, 52% प्रोटीन होता है एंड 40% लिपिड होता है। पहली बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके ऊपर स्टडी किया गया, आरबीसी। व्हाट इज आरबीसी, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कार्पसल्स, है समझ में। और ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ दिस सेल। इन एंड आउट ऑफ दिस सेल का जो मूवमेंट होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन सेल के अंदर एंटर करेगा, कौन सेल से निकलेगा, कौन से सब्सटेंस निकलेंगे, वो सारा चीज कौन कंट्रोल करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। उसका नेचर कैसा होता है, सेमी परमिएबल नेचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किस टाइप का ट्रांसपोर्ट करता है, दैट मीन्स इसके जो मेम्ब्रेन के थ्रू किस टाइप का ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक तो होता है पासिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पासिव ट्रांसपोर्ट मतलब जिसमें कोई एनर्जी का, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, है समझ में। इसमें कोई एनर्जी देने का जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पॉन्ड से पानी निकालकर अगर हम लोग को ऊपर फेंकना होगा तो हमें क्या लगाना पड़ता है, पंप, और पंप को क्या देना पड़ता है, एनर्जी। एनर्जी अगर दे रहा हूं मतलब वो एक्टिव काम है। अगर बिना एनर्जी दिए कोई चीज हो रहा है दैट मीन्स उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पासिव। क्या बोलेंगे, पैसिव बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या 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 एग्जांपल है, एक तो है डिफ्यूजन, दूसरा क्या है, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन किसका होता है, गैस का होता है, लिक्विड का होता है, सॉलिड का होता है। लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, लिक्विड का होता है। किसका होता है, लिक्विड का। इसमें सीधा लिखा है नो एटीपी रिक्वायर्ड। एटीपी हमारा क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या है, एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल क्या है, एटीपी। तो इसमें एटीपी का कोई जरूरत नहीं है, इसमें एनर्जी का कोई जरूरत नहीं होता है। किसमें, पासिव ट्रांसपोर्ट में। पासिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कहीं पे सब्सटेंस का ज्यादा कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जांपल इस रूम में मैंने 100 बच्चे रखा है, ठीक है, और बाहर एक भी बच्चा नहीं है, तो अगर मैं गेट खोल दूंगा 100 बच्चे से कुछ बच्चे बाहर इजीली चले जाएंगे कि नहीं बाहर। इसमें कोई एनर्जी देने का जरूरत है क्या, नहीं है। दैट मीन्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है। अगर हम लो से हाई पे जाते तो एनर्जी देने का जरूरत था। लेट सपोज मेरे अंदर कुछ एनर्जी ही नहीं है लेकिन मुझे काम करवाना है तो मुझे एक्सटर्नल एनर्जी लेना पड़ता है। तो एक्सटर्नल एनर्जी लेना पड़ता है, दैट मीन्स उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके किसके थ्रू होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है। और इसमें किसका रिक्वायरमेंट होता है, एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। और इसमें मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, लोअर टू हायर। इसमें कहाँ से कहाँ होता है, हायर टू लोअर। लेकिन यहाँ पे क्या, कहाँ से कहाँ होता है, लोअर टू हायर। दैट मीन्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। मतलब ऑलरेडी इसके पास एनर्जी नहीं है, लो से कहाँ पे लेकर जाना है, हाई पे लेकर जाना है। लो से हाई पे कैसे लेके जाऊं, लो वाला को क्या देना होगा, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देना होगा। इसीलिए यहाँ पे किसका रिक्वायरमेंट होता है, एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। तुम लोग का दिमाग में आ रहा होगा ये एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। एटीपी होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें कैसा मूवमेंट होता है, स्लो मूवमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एनर्जी नहीं दे रहे हैं, अपने आप काम हो रहा है। तो इसमें कैसा मूवमेंट होगा, स्लो मूवमेंट होगा। लेकिन इसमें कैसा मूवमेंट होगा, रैपिड, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, फास्ट। क्या बोल सकते हैं, फास्ट मूवमेंट होता है। किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फास्ट होता है। और पैसिव में, पैसिव, पैसिव मतलब धीरे धीरे होगा, है समझ में। चलो नेक्स्ट,
ये डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस। चलो, व्हाट इज डिफ्यूजन, इसका डेफिनेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस दैट मे बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, बार बार बोल रहा हूं, सॉलिड का भी डिफ्यूजन हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक कमरा है, ठीक है, इस कमरे में मैंने इधर क्या लगाया हूं, अगरबत्ती, क्या लगाया हूं, अगरबत्ती। ये बचपन से एग्जाम्पल तुम लोग सुनते हुए आ रहे होगे। यहाँ पे लेट सपोज मैं एक छोटा सा होल कर दिया, लेकिन यहाँ पे कौन सो रहा है, यहाँ पे मास्टर सो रहा है, कौन सो रहा है, यहाँ पे मास्टर सो रहा है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अगरबत्ती। ये जो अगरबत्ती का स्मेल है, इस रूम के अंदर इसका कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे इसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे ट्रैवल करके ये दूसरा रूम में जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कैसा कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन, और यहाँ पे कैसा कंसंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन। अगर किसी के अंदर और स्पेस ही नहीं है रखने का, ऑब्वियसली बात है हायर टू कहाँ पे चला जाएगा, लोअर पे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन किस किस का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, मूव बाय डिफ्यूजन। सेल में किस किस का डिफ्यूजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ऑक्सीजन का होता है, ग्लूकोज का होता है। आया समझ में। चलो, ऑस्मोसिस क्या होता है, ये डिफ्यूजन कोई भी स्टेट में हो रहा है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, लिक्विड में होगा। किस में होगा, लिक्विड में होगा। आया समझ में। ये किस में होगा, ऑल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के तीनों स्टेट में हो रहा है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होगा। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर। ये वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सर सॉल्वेंट क्या चीज होता है, वो चीज जो अपने अंदर किसी और सब्सटेंस को डिसॉल्व होने अलाउ करता है, which allow other substance to dissolve within it। अपने अंदर अगर कोई अलग सब्सटेंस को डिसॉल्व होने अलाउ कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और इसका जो अमाउंट होता है, इसका अमाउंट क्या होता है, हाई। इसका ये किस में प्रेजेंट होता है, हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या होता है, सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है क्या होता है, कम। फॉर एग्जांपल ले ले हम लोग लेमन जूस में हमारा वाटर का जो अमाउंट है क्या है, ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर हम अगर लेमोनेड बना रहे हैं, लेमन का अमाउंट कितना है, कम है, तो लेमन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो वही बोल रहा है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे जोर से ध्यान देना, गौर से, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, एसपीएम, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन किसका मूवमेंट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हमारा कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, चलो नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, वही ऑस्मोसिस फिर कितने टाइप्स के हैं, ऑस्मोसिस आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, ऑस्मोसिस दो टाइप के हैं, एक तो है एंडोऑस्मोसिस, दूसरा है एक्सोऑस्मोसिस। एंडो मीन्स, एंडो को कैसे याद रखो, इन, एक्सो मीन्स आउट, इन मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर में है और अंदर क्या है, कम कंसंट्रेशन है। अगर बाहर से पानी अंदर में घुस गए, ये क्या है, लेट सपोज सेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन क्या था, कम, और बाहर पानी का कंसंट्रेशन क्या था, ज्यादा, तो ज्यादा से किसके अंदर आएंगे, कम की तरफ। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस। अगर सेल कोई अलाउ कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल को अपने अंदर आने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस। अगर अपने अंदर पहले से ही वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, और बाहर में वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम, तो ज्यादा से कम की तरफ अगर जा रहा है, दैट मीन्स सेल अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में मेजरली सेल क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, स्वेल मतलब फूल जाते हैं। क्या कर जाते हैं, फूल जाते हैं, मोटू हो जाते हैं। लेकिन एक्सोऑस्मोसिस में क्या हो जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, सेल मोस्टली श्रिंक कर जाते हैं, मतलब सिंकूड़ जाते हैं। आया समझ में। चलो नेक्स्ट, यही चीज बोला है कि वाटर मॉलिक्यूल मूव इनसाइड द सेल। क्यों, क्योंकि बाहर में क्या है, हायर कंसंट्रेशन, अंदर में क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। और एक ये जो बाउंड्री है, ये कैसा बाउंड्री है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
SPM, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अगर हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन में आता है तो उसको हम लोग एंडोस्मोसिस बोलेंगे। अगर अगर ये पहले से हाई है, अंदर अंदर क्या है, सेल के अंदर में हायर कंसेंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल का, अंदर से बाहर में फेंक रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल मूव आउटसाइड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस बोलेंगे। और इसमें क्या हो जाता है, सेल क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। अपने हाथ को कभी करना क्या क्या, एक काम करना, सर्फ सॉल्यूशन के अंदर डाल देना, सर्फ का पानी उसके अंदर हाथ को डाल देना, तो कैसा होता है हाथ बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना फिंगर्स कैसे हो जाते हैं। उसके बाद कितने टाइप के सॉल्यूशन है, एक तो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और क्या है आइसोटोनिक। हाइपर मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब ज्यादा कंसंट्रेट, ज्यादा गुस्सा वाला, तो इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। सॉल्यूट मतलब फॉर एग्जांपल कोई एसिड हो गया, कोई एसिड को हम लोग क्या बोल देंगे, सॉल्यूट, और वाटर को हम लोग क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट। क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट। आया समझ में, ज्यादा एसिड है मतलब ज्यादा गुस्सा वाला, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा मतलब इसमें क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रिंक। यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली में, यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वेल। क्या हो जाएगा, स्वेल। और यहाँ पे छोड़ो, इसका डायग्राम गलत हुआ है, ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। हाइपोटोनिक में क्या होता है, लेस सॉल्यूट होता है लेकिन मोर वाटर। मोर वाटर है मतलब ये क्या है, ज्यादा खुश रहेगा, क्या रहेगा, खुश रहेगा, क्या रहेगा, खुश रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, ठीक है, किसमें, हाइपरटोनिक। जहां पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं वहां पे क्या होगा, श्रिंक होगा, और जहां पे लेस कंसंट्रेशन होता है, दैट मीन्स मोर वाटर होते हैं, वहां पे कैसा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। और जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का अमाउंट सेम है तो एंट्री और एग्जिट क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इक्वल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर, चलो यहाँ पे थोड़ा गलती था, इसको रेक्टिफाई किया गया, इसको ध्यान देना। और एक बार बोल दे रहा हूं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा, दैट मींस एसिड ज्यादा होगा। एसिड ज्यादा होगा तो उसके अंदर हाथ डुबो दोगे तो क्या होगा, हाथ एकदम जाएगा, दैट मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल किसी के अंदर एसिड नहीं है, एसिड नहीं है, उसमें ज्यादा वाटर है, वाटर मतलब लेट सपोज किसका ले लो, किशमिश, किसका एग्जाम्पल ले लो, किशमिश का एग्जाम्पल। अगर कोई श्रंकेन किशमिश है, किशमिश को अगर मैं नॉर्मल पानी के अंदर भिगो देता हूँ, नॉर्मल पानी के अंदर भिगो देता हूँ तो किशमिश क्या कर जाता है, फूल जाता है। दैट मीन्स ये कुछ किस टाइप का सॉल्यूशन था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। किस टाइप का सॉल्यूशन था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तुम लोग किसी एक चीज को याद रखो, या तो सॉल्यूट को पकड़ के करो, नहीं तो सॉल्वेंट को पकड़ के सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लाज्मोलिसिस। व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? प्लाज्मोलिसिस इज नथिंग बट इट ऑकर्स इन ओनली प्लांट सेल। प्लाज्मोलिसिस सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, प्लांट सेल में होता है। और इसमें क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है एक्चुअली में, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसको अगर कोई हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मींस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर डाल दें, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर डाल दें तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्या कर जाता है, सिकुड़ जाता है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रिंक कर जाता है। जैसे ही श्रिंक करेगा पूरा सेल का शेप क्या हो जाता है, सेल शेप गेट डैमेज्ड। क्या कर जाता है, डैमेज कर जाता है। आया समझ में, आया समझ में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को जस्ट अभी हम लोग बताएं क्या है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द सेल, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल हम लोग किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप विथ पोर्स। इसमें पोर्स प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे खाली जगह प्रेजेंट है, यहाँ पे खाली जगह प्रेजेंट है, यहाँ पे खाली जगह प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियर पोर्स क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, एमिनो एसिड्स बन रहे हैं, या फिर कोई सब्सटेंस वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, ये इजीली क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। इसीलिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन। ये तुम्हारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कंडेंस्ड, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। मैं सीक्वेंस लिखा दे रहा हूं, पहले क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्म क्या होता है, क्रोमोजोम। क्या होता है, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के अंदर एक पार्ट प्रेजेंट होता है, क्या होता है,
डीएनए। क्या होता है? डीएनए। और डीएनए के अंदर एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। याद रहेगा, पहले क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, फिर डीएनए के अंदर जीन। जीन किस किस का? जीन फॉर एग्जांपल हेयर कलर, हेयर कलर का जीन होगा, आई कलर का जीन होगा, स्किन कलर का जीन होगा। है समझ में? जैसे कि बोलते हैं ना, उसका बच्चा उसके बाप पे गया है, उसका आंख उसका माँ पे गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स फादर का जो जीन है, फादर का जो हेयर कलर है, वो किसके पास आया है? बच्चे के पास। दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर भी किसके थ्रू हो रहा है? इसी डीएनए के थ्रू हो रहा है। ये डीएनए किसका इंफॉर्मेशन रखता है? जीन का। ये जीन किसका इंफॉर्मेशन रखता है? पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन रखता है। और पेरेंट जैसा होता है उसका एक कॉपी बनता है समझ में? इसको इन डिटेल हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है? ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस क्या होता है? डीएनए दे रखा है तो डीएनए में टिक करना, नहीं तो क्रोमोसोम दे रखा है तो क्रोमोसोम पे टिक करना। और ये इसका काम क्या होता है? इट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल बॉडी स्ट्रक्चर, अरे एक ह्यूमन बींग है, उसका 2 पैर 2 लेग 1 हेड है। दैट मीन्स इसका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा या फिर जो न्यू बेबी बनेगा उसका भी 2 पैर 2 हाथ होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो बॉडी का जो फुल मेकअप है, ये फुल मेकअप का इंफॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर्ड है? इस डीएनए के अंदर स्टोर्ड होता है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट जाते हैं। डीएनए के बारे में बात कर दिए। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए क्या होता है? ये जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड मतलब 2 धागा होते हैं। 2 धागा कैसे स्ट्रक्चर में होता है? हेलिकली, हेलिकली वुंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। ऐसा समझ में? लेकिन ये जो आरएनए होता है ये कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। विच एसिड? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ह्यूमन सेल में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, दैट मीन्स टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे बताओ? टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? अगर 2 पेयर ऑफ शूज है, 2 पेयर ऑफ शूज, मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 पेयर ऑफ शूज। 1 पेयर ऑफ शूज में कितने शूज होते हैं? 2 शूज। दैट मीन्स 2 पेयर में कितने होंगे? 4। तो अगर 23 पेयर्स हैं, दैट मीन्स इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करूंगा? 23 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। है समझ में? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग कितना होता है? 46। और सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। ये जो डीएनए है, ये डीएनए का एक सेगमेंट किसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है? लेट सपोज हेयर कलर, तो ये हेयर कलर का जीन है। एक सेगमेंट किसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है? आई कलर, तो ये आई कलर का जीन है। एक सेगमेंट इस डीएनए के, डीएनए का हर एक पार्ट, हर एक सेगमेंट एक एक इंफॉर्मेशन रखता है। उसका इंटेलिजेंस कैसा होगा, या फिर उसका स्किन कलर कैसा होगा, उसका हाइट कैसा होगा, उसका आंख का जो आईलिड का कलर कैसा होगा, ये सारा चीज जो इंफॉर्मेशन होता है ये किसके अंदर स्टोर होता है? इसी जीन के अंदर स्टोर होता है। आया समझ में? सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। देन नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो एक बात याद रख लो, प्रोकैरियोटिक सेल गंदा होता है, यूकैरियोटिक सेल अच्छा होता है। बाकी सारा चीज सॉल्व हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल गंदा, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव। ये क्या होता है? प्रिमिटिव होता है। क्या होता है? प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल मतलब ओल्ड, ये पुराने जमाने का सेल है। और ये क्या है? डेवलप्ड। यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू होता है, यू इज ए यूकैरियोन मीन्स ट्रू, एक ग्रीक वर्ड होता है। और ये क्या होता है? एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म में होता है या फिर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में होता है। किस में होता है? डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में होता है, नहीं तो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म में होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल है, ये किसका डायग्राम है? प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल में कहीं पे न्यूक्लियस दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन ये कंडेंस जो क्रोमोसोम दिख रहा है, ये क्या है? सिर्फ एक न्यूक्लियोइड है। क्या है? न्यूक्लियोइड। दैट मीन्स न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, न्यूक्लियर बाउंड्री प्रेजेंट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या कोई बाउंड्री प्रेजेंट है? यहाँ पे कोई बाउंड्री प्रेजेंट है? नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी सेल ऑर्गेनेल का कोई बाउंड्री नहीं होता है, कुछ बाउंड्रीज दिखाई ही नहीं देते हैं। आया समझ में? तो इसमें क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस एब्सेंट है, लेकिन इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसका साइज क्या होता है? स्मॉलर होता है, 1 to 5 माइक्रोमीटर। क्या होता है? 1 to 5 माइक्रोमीटर मतलब बहुत छोटा। एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर। दैट मीन्स एक को कितने से भाग करें? 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स इतना टाइम्स छोटा है क्या?
प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल से थोड़ा बड़ा कौन होता है? यूकैरियोटिक सेल। भले ही हम लोग को नेकेड आई से दिखाई ना दे, माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देता है, लेकिन इसका साइज थोड़ा इससे कंपेरेटिवली क्या होता है? बिगर होता है। कितना होता है? 5 to 100 माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर मतलब कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर। है समझ में? अच्छा, मेम्ब्रेन क्या होता है? इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे, हम जो सेल में पढ़े, प्लांट सेल में सारा का सारा मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा था, गोल्गी अपैरेटस दिखाई दे रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा था, हम लोग को वैक्यूल का स्ट्रक्चर दिखा रहा था। क्यों दिखाई दे रहा था? ये मेरा बॉडी क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि मेरा बॉडी का एक बाउंड्री है, लेकिन अगर वो बाउंड्री को ही हटा दे, क्या वो दिखाई देगा? सेल ऑर्गेनेल दिखाई नहीं देगा। दैट मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जहां पे प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? यूकैरियोटिक सेल। और जहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। इसका एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया हो गया। ये बीजीए मतलब क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी। और क्या है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का तो हम खुद एग्जांपल हैं। प्लांट सेल क्या है? यूकैरियोटिक सेल। जो प्लांट्स दिख रहे हो सब क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। एनिमल सेल्स क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। फंगल सेल, फंगाई, फंगाई भी क्या है? एक यूकैरियोटिक सेल से। आया समझ में? और ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो सिर्फ देखो यहाँ पे क्या न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है? नहीं, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ खुले में क्या क्या घूम रहा है? राइबोसोम। इसमें साइटोप्लाज्म भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। जैसे कि बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल मूव करने के लिए क्या यूज करते हैं? फ्लाजेला। फ्लाजेला फॉर मूवमेंट, घूमने के लिए क्या यूज करते हैं? फ्लाजेला। या फिर क्या बोल दे? लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? फ्लाजेला है। ऐसा समझ में? चलो नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे? नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईआर। ये किससे अटैच्ड होता है? न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। किससे अटैच्ड होता है? न्यूक्लियस। ये लेट सपोज हमारा सेल हो गया, ठीक है, ये हमारा सेल हो गया। यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? न्यूक्लियस प्रेजेंट था। यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बना था, और यहाँ पे क्या लगे हुए थे? दाने दाने लगे हुए थे। ये जो दाना दाना लगा हुआ था ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। और इसके साथ जो अटैच्ड चीज है, इसको हम लोग टोटल अटैच्ड चीज को क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पे दाना दाना प्रेजेंट नहीं होता है, दैट मीन्स ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पे राइबोसोम अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा समझ में? जहां पे वो खुरदुरा सा नहीं लगा होगा वो कैसा दिखेगा? स्मूथ दिखेगा। और जहां पे मतलब पार्टिकल्स लगे होंगे वो कैसा दिखेगा? रफ दिखेगा। ऐसा समझ में? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इसके साथ राइबोसोम अटैच्ड होता है। और राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को दूसरा बात क्या बोलते हैं? दूसरा वर्ड क्या देते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री। ये क्या सिंथेसिस करता है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, और ये कैसा दिखता है? रफ दिखता है। रफ क्यों दिखता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, इसलिए कैसा दिख रहा है? रफ। लेकिन ये वाला पार्ट में देखो क्या रफ दिख रहा है? यहाँ पे कहीं पे रफ दिख रहा है। क्यों रफ नहीं दिख रहा है? क्योंकि वहां पे राइबोसोम्स एब्सेंट है। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए हेल्प करते हैं? इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। किसके लिए हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम। और जहां पे राइबोसोम एब्सेंट है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेयर राइबोसोम्स आर एब्सेंट। है समझ में? राइबोसोम जहां पे एब्सेंट होते हैं वो कैसा दिखाई देगा? इट विल अपीयर स्मूथ। ये स्मूथ दिखाई देता है, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। और ये क्या है? इट इन्वॉल्व्स इन लिपिड सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन लिवर। लेट सपोज कोई हम लोग पॉइजन खा लिए, कुछ भी खा लिए, हम लोग ठीक कैसे होते हैं? उसको कौन ठीक करवाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक करवाता है। अब राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स कितना होता है? 70S। और 70S दोनों सब यूनिट से बना हुआ है। एक है 50S, दूसरा कितना है?
30s। 50s 30s सब यूनिट बनकर क्या बनता है 70s राइबोसोम, और ये किसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक, इसीलिए क्या है इसका वैल्यू कम है। और 80s राइबोसोम्स किससे बना हुआ है 60 और 40 से, और ये किसमें प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अरे 60 + 40 कर दो कितना हो गया 100, और 100 के पास वाला क्या होगा 80, और 50 + 30 कर दो कितना होता है 80, तो 80 से कम क्या होगा 70। ऐसे करके याद रखना होगा 50 + 30s 80s नहीं होता है, ये कितना होगा 70s, और 60s + 40s 100s नहीं होगा, ये क्या होगा 80s, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज क्या होते हैं, देखो ये जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के तरफ फेस करता हुआ, सीस फेस करता हुआ जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं गोल्गी बॉडीज। ठीक है, गोल्गी बॉडीज को क्या बोलते हैं दूसरा भाषा में पैलेड बॉडीज, क्या बोलते हैं पैलेड बॉडीज। ठीक है, तो उसको कौन डिस्कवर किए थे, द साइंटिस्ट नेम कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने उनको डिस्कवर किया था, इसलिए उसका नाम क्या है गोल्गी बॉडीज। ये कैसा है मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड सैक मतलब बोरा जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिस्टर्न्स। ये जो बोरा लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं सिस्टर्न्स बोलते हैं। ये किस में इन्वॉल्व होता है या फिर इसका फंक्शन क्या होता है, इट इन्वॉल्व इन पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज, सिक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। लेट सपोज न्यूक्लियस से कुछ चीज बना, उस न्यूक्लियस में जो चीज बना उसको ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगा, ये गोल्गी बॉडीज करवाएगा। कौन करवाएगा, गोल्गी बॉडीज ट्रांसपोर्ट कराएगा बाकी सेल का बाकी लोकेशंस में। आया समझ में। और ये क्या बनाता है, ये एक सेल ऑर्गेनेल बनाता है जिसका नाम क्या है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कौन बनाता है, गोल्गी बॉडीज बनाता है। और इसको दूसरा और क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसको बताया जाता है, गोल्गी बॉडीज को बताया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स लाइसोसोम। व्हाट इज लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ये सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर क्या भरे हुए होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, एसिड्स भरे होते हैं, कुछ चीजें भरे होते हैं जो कि क्या करता है अपनी ही सेल को खुद ब खुद क्या करता है मार के खा जाता है। कब खाता है, जब सेल क्या हो जाता है टॉर्न आउट हो जाता है या फिर डैमेज होता है। डैमेज सेल को क्या करता है, ये अपने ही सेल को क्या कर जाता है, ये क्लियर कर देता है। अगर ये स्वीपिंग वाला काम करता है, ये स्वीपिंग वाला काम करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्कैवेंजर हाउस ऑफ सेल। स्कैवेंजर मतलब जो साफ सफाई का काम करता है। साफ सफाई का काम कौन करता है सेल में, लाइसोसोम करता है। और वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है। और कौन बनाता है इसको, गोल्गी बॉडी बनाता है। इट इज फाउंड बाय गोल्गी बॉडी एंड इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम। ये जो बैक्टीरिया हो गए या फिर जो खराब सेल ऑर्गेनेल्स है उनको मारने का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स करता है। और जब पूरा का पूरा सेल खराब हो जाता है, पूरा का पूरा सेल को खा भी कौन जाता है, लाइसोसोम ही खा जाता है। अगर मैं खुद को मार दूं, मैं अपने आप को मार दूं तो क्या बोलेंगे उसको, सुइसाइड बोलेंगे। अगर ये अपने सेल को खा जा रहा है दैट मीन्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल कौन है, लाइसोसोम। ये क्या करता है, डाइजेस्ट देयर ओन टॉर्न आउट और डैमेज सेल ऑर्गेनेल्स बाय देयर ओन सेल। ओन सेल को क्या कर जाता है, खुद ब खुद खा जाता है। है समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट। सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल कौन है, लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम। ओके, नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, चलो वैक्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक ऑफ द सेल। स्टोर करने के लिए, सारे सब्सटेंसेस को स्टोर करने के लिए कौन यूज होता है, वैक्यूल्स। कौन यूज होता है, वैक्यूल्स। ओके, ये कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन। इसके पास भी कैसे होता है, लाइसोसोम की तरह ये भी क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन। और सिंगल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट, बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया, टोनोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट होता है, वैक्यूल में। सीटेट में पूछा गया है, केवीएस में पूछा गया है, एनवीएस में भी पूछा गया है। ये टोनोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द सेल। टर्जिडिटी टू द सेल कौन देता है, वैक्यूल। और सेल शेप को कौन मेंटेन करता है, सेल वॉल। दोनों चीज याद रखो, सेल वॉल क्या करता है, शेप ऑफ द सेल। शेप ऑफ द सेल को कौन मेंटेन करता है, सेल वॉल। लेकिन टर्जिडिटी क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये सेल क्या होगा, अगर ये सेल हमारा बॉडी को सपोर्ट करने के लिए हमारे अंदर क्या है, स्केलेटन है। तो एक सेल को सपोर्ट करने के लिए, इसको फूला हुआ रहने के लिए कौन होता है, वैक्यूल। वैक्यूल क्या करता है, कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर क्या अप्लाई करता रहता है, एक प्रेशर अप्लाई करता रहता है, सो दैट कि ये सेल का शेप क्या रहे, मेंटेन रहे। कैसा रहे, मेंटेन रहे। है समझ में।
है समझ में। ये सेल का जो शेप होता है उसको मेंटेन करने के लिए कौन हेल्प कर देता है, वैक्यूल, है समझ में, सो दैट ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करे। और ये क्या कंटेन करता है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में ही कौन प्रेजेंट होता है, वैक्यूल। एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट, वैक्यूल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता ही नहीं है। और कंटेन सेल सैप, ये सेल सैप क्या होता है, सेल सैप मतलब मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन, शुगर, वेस्ट, ये सारा चीज किसके अंदर भरे हुए होते हैं, इस वैक्यूल के अंदर भरे हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि प्लांट के पास तो कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है कि नहीं, तो उसको किसके अंदर भर के रखेगा, इस वैक्यूल के अंदर, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर भर के रखता है। और वैक्यूल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एमीबा, एमीबा क्या होता है, प्रोटोजोआ, एमीबा बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ। इट हेल्प्स इन द एनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। फॉर एग्जाम्पल ये कोई हो गया एमीबा, ठीक है, ये एमीबा हो गया, ये एमीबा के पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फूड पार्टिकल। ये फूड पार्टिकल को कैसे कैप्चर करेगा, ये अपने स्यूडोपोडिया से कैप्चर करेगा, स्यूडोपोडिया में कैप्चर करके ये किसके अंदर स्टोर करके रखता है, ये फूड को किसके अंदर ले लेता है, वैक्यूल। और वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उस फूड पार्टिकल को क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, है समझ में। चलो नेक्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखना होगा हम लोग को, सारा चीज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इट इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक किसको बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन आर दोज रेस्पिरेशन इन विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी कंटेन करता है, कौन, ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। और ये भी कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन। और कौन था बताओ, और कौन था डबल मेम्ब्रेन, एक था न्यूक्लियस क्या था, डबल मेम्ब्रेन। अब दूसरा कौन आया, माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो इनर मेम्ब्रेन है, दूसरा क्या, आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। और ये जो स्पेस है, ये स्पेस को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स के अंदर ये क्या स्टोर करके रखता है, एटीपी को स्टोर करके रखता है समझ में। और इसमें क्या प्रेजेंट है, इसका ओन डीएनए होता है और ओन राइबोसोम होता है। जो कोई भी सेल ऑर्गेनल, those cell organelles having their own DNA and ribosomes are known as semi autonomous cell organelle या फिर सेमी इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल, है समझ में। ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ओबियसली अगर ये अपने अंदर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल रखा है एटीपी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे। और रिलीज एटीपी एज एनर्जी हो गया। ऑल्सो कंटेन ओन डीएनए एंड राइबोसोम। जो कोई भी सेल ऑर्गेनल के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। और सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल हमारा पूरा सेल चैप्टर में कौन है, दो चीज है, एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल दो एग्जांपल है, एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट। आया समझ में। अच्छा चलो, ये डीएनए और राइबोसोम्स और कहां पे प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हमारा कहां से आए हैं, हमारे पूर्वज से आए हैं। हमारा पूर्वज कौन है, प्रोकैरियोटिक सेल से ही हम लोग धीरे धीरे डेवलप होकर क्या बने, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्या प्रेजेंट था, डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट था। वही डीएनए राइबोसोम किसमें प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट मींस ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहां से आया है, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट के पास आया है। ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट है। आया समझ में। चलो नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो रिप्रोडक्शन कैसा करता है, डिवाइड बाय फिजन। फिजन से डिवाइड होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, डिवाइड होके दो माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, फिर यहां से और बनेंगे। आया समझ में। ये फिजन से क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट है, याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। किससे डिवाइड होते हैं, फिजन। फिजन मतलब, फिजन मीन्स ब्रेकडाउन, एंड फ्यूजन मीन्स एडिशन। दो सेल मिलकर अगर एक सेल बन रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजन। अगर एक सेल टूटकर दो अलग अलग सेल बोल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजन। न्यूक्लियर फिजन और एक क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या किसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लास्टिड। ठीक है, ये जो प्लास्टिड होता है, ये प्लास्टिड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिड को हम लोग बोलते थे किचन हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको, किचन हाउस ऑफ द सेल। इसको दूसरा वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज किचन हाउस। यहाँ पे खाना बनता है, किचन हाउस ऑफ दी सेल। ओके अच्छा
किचन हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये किस में हेल्प करता है? खाना बनाने में हेल्प करता है। दैट मीन्स इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ये किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, तो कैसे हेल्प करता है देखो, ये क्या हो गया, ये फिर से क्या होगा? डबल मेम्ब्रेन। देखो प्लास्टिड भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन। इसके पास भी ओन डीएनए एंड राइबोसोम है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ओन डीएनए और राइबोसोम मतलब ये क्या है? ये भी क्या है? प्रोकैरियोट। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं बहुत सारे बैक्टीरिया के पास क्या होता था? क्या होता था? सेल वॉल होता था। क्या होता था? सेल वॉल होता है। उनके पास भी क्या होता था? राइबोसोम होता था। उनके पास राइबोसोम होता था मतलब इसके पास भी राइबोसोम है। किसके अंदर? प्लास्टिड के अंदर, है कि नहीं? दैट मीन्स ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये भी किससे आया है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से आया है। ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये कॉइन जो बने हुए हैं, ये कॉइन जो एक दूसरे के ऊपर हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेनम। स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स इन प्लास्टिड इज नोन एज ग्रेनम। थाइलाकॉइड किसे बोलते हैं? फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड। फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये पूरा का जो फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? थाइलाकॉइड। और स्ट्रोमा लैमेले किसको बोलेंगे? मेम्ब्रेनस ट्यूबल्स। ये जो ट्यूबल्स है ना, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लैमेले। सीधा स्टेटमेंट में लिख के लाया हूं, जितना शॉर्ट हो सकता था उतना शॉर्टली लिख के लाया हूं। मेम्ब्रेनस ट्यूबल्स को स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को ग्रेनम बोलते हैं, और बहुत सारे कॉइन एक स्टैक बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। ठीक है, चलो प्लास्टिड अब कितने टाइप के हैं? प्लास्टिड आर ऑफ मेजरली 3 टाइप्स। क्या क्या प्लास्टिड्स हैं देखो, क्या क्या है टाइप्स ऑफ प्लास्टिड? एक तो हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्या हो गया? क्लोरो कहां से आया है? क्लोरोफिल से। कहां आया है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कैसा पिगमेंट होता है? ग्रीन कलर पिगमेंट। कैसा कलर पिगमेंट होता है? ग्रीन कलर पिगमेंट। ओके, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लास्टिड। क्यों? इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है, और इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट मीन्स, क्रोमो मीन्स कलर्ड, क्रोमा मीन्स क्या होता है? ए ग्रीक वर्ड नोन एज कलर्ड प्लास्टिड बोलते हैं। और इसका जो पिगमेंट होता है क्या होता है? कैरोटीन एंड जेंथोफिल। कैरोटीन किस कलर का होता है? ऑरेंज। किस कलर का होता है? ऑरेंज। और जेंथोफिल किस कलर का होता है? येलो। किस कलर का होता है? येलो। इंपैक्ट्स येलो एंड ऑरेंज और रेड कलर। कौन? क्रोमोप्लास्ट। ये जो रेड चिली का कलर रेड क्यों है? ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। टोमेटो का कलर रेड क्यों है? ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। ऑरेंज का कलर, कैरेट का कलर ऑरेंज क्यों है? ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। कौन सा क्रोमोप्लास्ट? कैरोटीन। क्या है? कैरोटीन। ये जो कैरोटीन पिगमेंट है ना, ये कैरोटीन पिगमेंट कैसा कलर देते हैं? ऑरेंज पिगमेंट देते हैं। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। जैसे जैसे नोट्स लिखा गया, पूरा सिस्टमेटिक वे में नोट्स लिखा गया, जिससे तुम लोग इजीली रिवाइज कर पाओ, ज़्यादा तुम्हें स्ट्रेस लेने का नहीं है। ये पूरा का पूरा नोट्स को एक बार तुम अपने नोट्स में लिखो, खुद अपने हाथ में लिखो, धीरे धीरे देखना, ये सारा डायग्राम्स तुम लोग को, फ्लो चार्ट तुम लोग को याद हो जाएगा। उसके बारे में इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट ही लाया हूँ, मैक्सिमम चीज़ वैसे देखना, और बहुत कम चीज़ें जो कि नोट के फॉर्म में है। समझ में? चलो ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? कलरलेस प्लास्टिड होता है। कलरलेस मतलब इसके पास कोई कलर नहीं है, पिगमेंट इसमें एब्सेंट। जिसके अंदर पिगमेंट नहीं होता है दैट मीन्स कलर नहीं है। कलर नहीं है मतलब कलरलेस प्लास्टिड। ये ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। एक तो है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट। इंपॉर्टेंट, याद रखो, क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट। एलिरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? प्रोटीन। क्योंकि एलिरोप्लास्ट में क्या होता है? एल्यूरोन प्रोटीन। क्या होता है? एल्यूरोन प्रोटीन। एल्यूरोन प्रोटीन से नाम क्या बना है? एल्यूरोप्लास्ट। और एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? प्रोटीन। और इलायोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? ऑयल एंड फैट। और ये ऑयल एंड फैट कहाँ पे स्टोर करता है? एट द रूट्स ऑफ द प्लांट। देखना, रूट क्या होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। ऐसा समझ में? ये टाइप्स ऑफ प्लास्टिड यहाँ पे खत्म हो गया। मेजर टॉपिक यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट में बताया था, पूरा लास्ट में जाकर हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। चलो देखते हैं क्या होता है डिफरेंस। प्लांट सेल में क्या है? प्लांट सेल में हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, सेल वॉल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकता है। इसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, उसको रोकने के लिए कौन आएगा? सेल वॉल आएगा। और ये जो सेल वॉल होता है कैसा होता है? रिजिड होता है, वो रोकेगा। लेकिन एनिमल सेल के पास कोई सेल वॉल नहीं होता है, सीधा सीधा क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके पास प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट सेल क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब इसके पास क्या रहेगा? प्लास्टिड। है समझ में? लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, क्योंकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो इसके पास है नहीं, स्टोर करने के लिए इनके पास तो स्टोमक है नहीं,
है कि नहीं? तो इसके पास इसलिए क्या होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके बाद प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेंट्रियोल हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए कौन हेल्प करता है, सेंट्रियोल, याद रखो। सेंट्रियोल किस में हेल्प करता है, ये जो सेंट्रियोल है ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है और किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन। और ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। और प्लांट सेल का शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, पॉलीगोनल होता है, लेकिन एनिमल सेल का शेप कैसा होता है, सर्कुलर और स्पेरिकल होता है। इतना डिफरेंस तुम लोग को आना चाहिए, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे, सेल डिवीजन। अभी मैंने बताया सेंट्रियोल किसके लिए हेल्प करता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कौन करवाता है, सेंट्रियोल। कौन करवाता है, सेंट्रियोल। किस में करवाता है, एनिमल सेल। किस में करवाता है, एनिमल सेल में कौन प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। और सेंट्रियोल हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन अब कितने टाइप्स के हैं, एक तो है माइटोसिस, दूसरा क्या है, मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 2n क्रोमोसोम या फिर 2n है, ये 2n क्या होता है, प्लॉइडी। क्या होता है, प्लॉइडी। और 2n को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड। क्या है, डिप्लॉयड। क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड। और n को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड। क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड सेल किस में प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म एंड ओवम में, स्पर्म एंड ओवम में, ठीक है। और डिप्लॉयड किस में प्रेजेंट होते हैं, ऑटोजोमल सेल में। किसमें, ऑटोजोमल सेल। ऑटोजोमल सेल क्या है, समझ में नहीं आया सर, ऑटोजोमल सेल कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। नॉर्मल स्किन हो गया या फिर तुम्हारा हेयर हो गया, ये जो नॉर्मल बॉडी के ऊपर जो सारे स्ट्रक्चर है वो क्या है, ऑटोजोम्स। और रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोजोम्स। और एलोजोम्स कौन कौन है, स्पर्म एंड ओवम। ये क्या होते हैं, हैप्लॉयड। और ऑटोजोमल क्या होते हैं, डिप्लॉयड। तो मुझे बताओ, ये जो डिप्लॉयड सेल है ना, ये पेरेंट सेल लेट्स सपोज डिप्लॉयड है, ये डिवाइड होने के बाद भी क्या रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा। क्या रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइटोसिस। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है तो इसमें भी 46 रहेंगे, इसमें भी 46 रहेंगे। किसमें, डटर सेल में। इसको कौन सा डिवीजन बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों, क्योंकि 46 इज इक्वल टू 46 इक्वल रह रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इसमें 2 डॉटर सेल फॉर्म, कितने डॉटर सेल बन रहे हैं, 2 डॉटर सेल बन रहे हैं। सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहता है, बताया 46 रहते हैं। हेल्प्स इन ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यूज, ये इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस कहाँ पे यूज होता है, हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा कट हो गया, आज कट हुआ है, लेकिन कुछ दिन के बाद यहाँ पे रिपेयर होकर ये फिलअप होता है कि नहीं होता है, फिलअप कैसे होगा, नॉर्मल सेल ही डिवाइड हो के बहुत सारे सेल्स बनेंगे। वो कौन सा सेल डिवीजन बोलते हैं, उसको हम लोग माइटोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस किसमें होता है, देखो मियोसिस होता क्या है, लेट सपोज पेरेंट सेल क्या है, डिप्लॉयड है। क्या है, डिप्लॉयड लेकिन डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा। एन हुआ ना, तो क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड। दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, 23 एंड 23। फिर ये 23 डिवाइड होगा तो फिर क्या रहेगा, एन एंड एन। जो सेकेंड टाइम मियोसिस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल। लेकिन फास्ट डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल। क्यों रिड्यूस, क्या रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, 46 से क्या हो रहा है, 23। लेकिन यहाँ पे 23 के बाद यहाँ पे फिर से कितना रहता है, 23 रहता है, इसलिए हम लोग सेकेंड टाइम इक्वेशनल होता है। लेकिन मियोसिस ओरिजिनली क्या बोलते हैं, इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और मियोसिस में एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। और इसे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, हाफ ए नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। एंड इट इज प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, या फिर हम लोग का बोल सकते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, गोनाड्स। गोनाड्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। ओवरी इन फीमेल। क्यों, स्पर्म कहाँ से आता है, टेस्टिस से, और ओवम कहाँ से आता है, ओवरी से। यहाँ पे क्या होता है, हाफ ए नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। ये हाफ मिलने से तो एक फूल बनता है, और वो फूल क्या है, फूल फीटस है। आए समझ में। इसी के साथ पूरा का पूरा सेल चैप्टर तुम्हारा खत्म हो चुका है। होप सो तुम्हारे जितने सारे एग्जाम्स आएंगे ये सारा कॉन्सेप्ट तुम्हें हेल्प करेगा। और अगला जो तुम लोग को चैप्टर चाहिए तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, वो चैप्टर में लेकर आऊँगा। इसी तरह हम लोग वन शॉट चैप्टर हम लोग क्या करते रहेंगे, वन शॉट में चैप्टर को कंप्लीट करते रहेंगे, ताकि तुम्हारा सारा एग्जाम्स में ये नोट्स तुम्हें हेल्प कर सके। ठीक है, थैंक यू ऑल।